नहीं है कुछ वामपंथी पार्टियों को छोड़ करके। जब तक हम ये जमीन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे मजबूती के साथ, आज तो हदबंदी कानून को कमजोर करके जो जमीनें हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी जा रही हैं, आज एक हमारी वो लड़ाई है। या जो सार्वजनिक क्षेत्र है जहां पे कुछ आरक्षण हासिल था, कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता था, आज उनका निजीकरण किया जा रहा है। हालांकि हमारा इस प्रस्ताव में मांग थी कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाए, और उसमें यह भी है कि जो बैकलॉग हमारा बनता है जनसंख्या के आधार पे उसको पूरा किया जाए। ये भी हमारी साथियों लड़ाई है। इन लड़ाई के साथ जो मुख्य रूप से आज जिंदा रहने का सवाल है, आज पेट में डालने के लिए भोजन नहीं है, रोटी नहीं है। ये मैं कोई बना के नहीं कह रहा, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है जो हर साल आंकड़े जारी करती है, जब मोदी साहब 2014 के अंदर आए, अपने देश का नंबर भोग सूचकांक के मामले में 54वां स्थान था, और आज ये जो पिछली बार था तो इस 121 देशों में 107वां स्थान था। अब 125 देशों में 111वें स्थान पे चला गया भारत। बहुत शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है और जो लोगों को भोजन मिलना चाहिए उसकी थाली से वो लगातार कम हो रहा है। ये आंकड़े ये भी बोलते हैं कि देश की जो कुल आबादी है उसमें से 97 करोड़ लोग जिनको पौष्टिक भोजन जो है नसीब नहीं होता, और उनके शरीर में पर्याप्त जो पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण बीमारियां घर कर रही हैं, कुपोषण बढ़ रहा है, गरीबी के अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं, और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के पास कोई पर्याप्त स्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही कोई जो बजट जो रखना चाहिए केंद्र और राज्य सरकारों को, वो भी बजट में नहीं रखा जाता। अब भी लगभग केंद्र सरकार जो है केवल 1% के आसपास बजट रखती है। सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं, जो हाशिए पर धकेले गए जो लोग हैं, दलित पृष्ठभूमि से जो आते हैं, महिलाएं हैं, उनको ये सब सहना पड़ता है। ऐसा क्यों है, हमारा सवाल है 76 साल की आजादी के बाद भी। और जब सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है हमारा संविधान, जब आप ये सुनिश्चित नहीं करोगे कहां से उसकी आय संभव हो पाएगी, तो कैसे गरिमापूर्ण जीवन जो है हम जी पाएंगे। तो साथियों, इसके लिए हमारी एक लड़ाई बनती है। जो इस प्रस्ताव के अंदर जो मांगे रखी गई है 15 के करीब, देश के स्तर पर तो ये और भी मांगे हैं ट्राइबल्स की जोड़ करके। हम आसपास जहां भी रहते हैं कुछ स्थानीय मांगे भी इसमें जुड़ सकती हैं। आप लोगों का समर्थन जुटाने के लिए वो शामिल करें। हमारा ये तो एक लक्ष्य है कि जो पीड़ित है सबसे पहले उसको इस लड़ाई में आना चाहिए, और ऐसे भी लोग हैं जो न्याय चाहते हैं समाज के अंदर, चाहे वो स्वर्ण क्लास का है, कोई भी है, उसको भी हमें शामिल करना चाहिए। क्योंकि हमें सीखना चाहिए कि ज्योतिबा फुले ने, सावित्री बाई फुले ने जो लड़ाई लड़ी थी उसमें उन लोगों को भी इस लड़ाई में शामिल किया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस लड़ाई में उन लोगों को शामिल किया था। नहीं तो कई बार पहचान की राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो ऐसे ही डिवाइड करते हैं और हमारा आंदोलन कमजोर होता है। साथियों, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जब हम समाज के बीच में जाएंगे, अपनी एकता को सुनिश्चित करेंगे और आंदोलन को मजबूत करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हमारा जो समाज एक बेहतर समाज बनेगा, जिसमें कोई जाति का उत्पीड़न नहीं होगा, जिसमें कोई लैंगिक के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई आर्थिक और सामाजिक भेदभाव नहीं होगा। तो इस कन्वेंशन के माध्यम से आपके बीच में मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के लड़ेंगे उस समाज के लिए जो सबके लिए एक नागरिक समाज की स्थापना करता है, जिसके लिए भगत सिंह ने भी लड़ाई लड़ी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी लड़ी थी, सुभाष चंद्र बोस ने भी लड़ी थी, और भी बहुत सारे लड़ाके थे जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। आज हमारे अंदर जात या धर्म के नाम पर के ऊपर सरकार फूट डाल करके अपने एजेंडे को स्थापित कर रही है, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं,
जो उद्घाटन में भी साथी बोल रहे थे कि एक ऐसी सरकार का राज है जो साधारण नहीं है, जो हमारे जो सामाजिक ताने बाने को और बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, और जो आजादी से पहले था उसको ये थोप रही है। आप इस बात को समझोगे और इस आंदोलन को मजबूत करोगे। मैं एक बार पुनः इस कन्वेंशन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद सर। अगले वक्ता साथी शिवचरण दलित